नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों से बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं अपनी ये समरी सीरीज। और इसके अंतर्गत आप लोगों ने एक चैप्टर की डिमांड करी थी जिसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है आपके पेपर के संदर्भ में, तो उस चैप्टर को हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये हमें इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारी आज की इस क्लास के अंदर हम इस पूरे के पूरे अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको भी क्लियर करेंगे। आपको उस पूरी की पूरी क्लास को शुरुआत से लेकर आखिर तक करना है और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके समक्ष हम बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ सबसे पहले वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है ना, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वैश्वीकरण का विकास किस किस तरीके से हुआ है वो समझेंगे। वैश्वीकरण क्या है उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को समझेंगे। वैश्वीकरण कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में फैला उसको देखेंगे और वैश्वीकरण के हो जाने की वजह से दुनिया में क्या बड़े परिणाम आए हैं, क्या बड़े रिजल्ट आए हैं, क्या बड़े परिवर्तन आए हैं उनको देखेंगे। और फिर इस पूरे चैप्टर का सारांश यानी कि कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष देखेंगे कि आखिर हमने इस चैप्टर से सीखा क्या। और फिर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित दोस्तों आप सभी के साथ जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको भी एक एक कर आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमारी आज की क्लास के सभी बिंदु होने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से आपके साथ इन बिंदुओं को डिस्कस किया जाएगा। शैल वी स्टार्ट? चलिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। काफी सरलतम तरीके से हमारा ये जो अध्याय आपके सामने हम लोग रखेंगे और कोई कंफ्यूजन अपने बच्चों के समक्ष बिल्कुल भी इस चैप्टर से संबंधित नहीं आने देंगे। सबसे पहले यहां पर आप सभी के सामने दोस्तों क्या रखा जा रहा है, एक शब्द रखा जा रहा है जिसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों, जिसको हम लोग वैश्वीकरण कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इसको हम लोग वैश्वीकरण कह रहे हैं। अब भाई वैश्वीकरण का आखिर अर्थ क्या है इसको यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि आपके देश के अंदर जितने भी बाजार हैं आप क्या कर देते हैं, उन सभी बाजारों को खोल देते हैं। किस लिए खोल देते हैं? कि भाई दुनिया के सभी देश के जो लोग हैं वो हमारे देश में आकर क्या कर सकते हैं, अपने सामान को या फिर अपनी वस्तु को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेच सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा देश जो होगा वहां के बने जो सामान होंगे वो दुनिया के दूसरे देशों में बेचे जा सकते हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब आप अपने देश के दरवाजे दूसरे देशों के लिए खोल देते हैं, आप अपने देश के बाजारों को दूसरे देशों के लिए खोल देते हैं। दूसरे देश की जो अलग अलग कंपनीज हैं वो हमारे देश के अंदर अपने सामानों को बेचती हैं और हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो फिर इन दूसरे देशों में जाती हैं। इसी को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। और ये वैश्वीकरण जो है दोस्तों हमें काफी बड़े स्तर पर दुनिया में होते हुए दिखा है और इस वैश्वीकरण ने कैसे परिवर्तन लाया है दुनिया में उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर दो शब्दों को आपके सामने रखा जाएगा, उसको आप सभी को क्या करना है दोस्तों, उसको आप सभी को ध्यान रखना है। एक को कहा जा रहा है आयात और दूसरे को कहा जा रहा है निर्यात। अब दोस्तों आयात और निर्यात में क्या अंतर है यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना दोस्तों। आयात का मतलब होता है, ए भाई तुमसे कह रहे हैं, ध्यान से देखो ना ए भाई आपसे कह रहे हैं। आयात का मतलब होता है दोस्तों आने देना, है ना। जैसे कोई सामान अगर आप किसी के घर पर आने देते हैं, जैसे अगर हमारे देश के अंदर किसी सामान को आने दिया जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि भारत के अंदर सामान को आयात किया जा रहा है। जैसे अगर हम सऊदी अरेबिया से, ईरान से आप देखते हैं कि तेल को अपने देश में आने दे रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि हमारे देश में तेल का आयात किया जा रहा है। वहीं निर्यात का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्यात का मतलब होता है भेज देना, कि हम लोग अपने देश से किसी सामान को भेज रहे हैं। जैसे भारत के मसाले दूसरे देशों में जा रहे हैं, भारत के कपड़े दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो वैश्वीकरण के जरिए आयात और निर्यात यानी कि सामानों का आना और सामानों का जाना हमें बड़े स्तर पर होते हुए दिखता है। समझ में आया? और वैश्वीकरण क्या है कि जब आप अपने देश के दरवाजों को, अपने देश के बाजारों को दुनिया के सभी देशों के लिए खोल देते हैं, वो अपने सामानों को हमारे यहां बेचते हैं, हम लोग उनके सामानों को वहां बेचते हैं। इसी को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से पुकारते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा आधुनिक समय है ना, जो हमारा आधुनिक समय है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो आपस में जुड़ गई है। जी हां, अब भारत का बना सामान जापान पहुंचता है, जापान का सामान कोरिया पहुंचता है, कोरिया का सामान पाकिस्तान में खरीदा जाता है, पाकिस्तान के मसाले आप देखते हैं कि अलग अलग देशों में खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो हर एक देश जो है दोस्तों आपको क्या दिखता है, वो एक दूसरे से व्यापार कर रहा है, चीजों को खरीदा और बेचा जा रहा है। और एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की वजह
से ना, वैश्वीकरण की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था हमें बदलती हुई दिखी है ना, कि जब देश जो हैं अलग अलग, उन सभी के बाजार आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं और इन देशों के बीच में बड़े स्तर पर हमें आयात और निर्यात होते हुए दिख रहा है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसी को हम लोग वैश्वीकरण, अंग्रेजी में इसको ग्लोबलाइजेशन के नाम से पुकारा जाता है। अब दोस्तों इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे जिसकी आप सभी को बहुत ज्यादा चेष्टा होती है। हर बच्चा, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास ये होना चाहिए। सर ये क्या है भाई? इसे कहा जाता है एप्पल फोन, है ना। आपको पता है दोस्तों एप्पल कंपनी का ये लोगो है। ये एप्पल कंपनी कैसी है दोस्तों? आप देखते हैं कि एप्पल कंपनी एक अमेरिकी कंपनी है, अमेरिका की है। लेकिन आप क्या देखते हैं दोस्तों कि क्या ये सिर्फ अमेरिका के अंदर काम कर रही है? क्या इनके ऑफिस सिर्फ अमेरिका में है? नहीं, आप देखते हैं कि है तो ये अमेरिकी कंपनी, अमेरिका में ये बनी हुई है, लेकिन आप देखते हैं कि इनका सामान दुनिया के सभी देशों में खरीदा और बेचा जाता है ना। और ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये संभव हुआ है वैश्वीकरण की वजह से, है ना। कि भैया ये जो एप्पल की कंपनी के बने हुए फोन हैं, अब आप देखते हैं दोस्तों कि ये दुनिया के अलग अलग देशों में खरीदे और बेचे जा रहे हैं। भारत हुआ, चीन हुआ, अफ्रीका के देश हुए। अब यहां तक इन लोगों तक आप देखते हैं कि ये सामान पहुंच पा रहा है, किस वजह से? क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया है, हमने अपने देश के बाजारों को दुनिया के अलग अलग कंपनीज के लिए खोला है। तो इन कंपनीज के लोग हमारे देश में अपने सामान को भेज रहे हैं और ऐसे ही हमारे देश के सामान भी दूसरे देशों में आपको जाते हुए दिखेंगे। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वैश्वीकरण की वजह से या फिर इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के लोग आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, दुनिया के बाजार आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, दुनिया का व्यापार बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? जी हां, व्यापार बेहतर हुआ है। जी हां, दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। एक देश की जो संस्कृति है, एक देश का जो खाने पीने का सामान है, वो दूसरे देशों में बड़े चाव से आप देखते हैं कि खाया और पिया जा रहा है। तो ये वैश्वीकरण की वजह से ही हम देखते हैं कि दोस्तों संभव हो पाया है। अगर प्राचीन समय की बात कर लें कि वैश्वीकरण का हमें प्राचीन रूप कब देखने को मिलता है, हमें दोस्तों वैश्वीकरण का जो प्राचीन रूप देखने को मिलता है वो हमें दिखता है सिल्क रूट के माध्यम से। अब ये सिल्क रूट क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। भैया जी एक रास्ता है जो शुरू होता है कहां से? एक रास्ता है जो लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास आप लोग देखते हैं कि मौजूद था। 11वीं शताब्दी का मतलब कि सन 1000 के आसपास मौजूद था, है ना। और आप देखते हैं कि यह रास्ता चीन से शुरू होता था, फिर भारत, फिर पर्शिया यानी कि ईरान, फिर अरब और उसके बाद यूरोप और अफ्रीका के देशों तक जाता था। इस रास्ते के जरिए आप देखते हैं कि यह रास्ता सड़क पर भी मौजूद था और यह रास्ता पानी के जहाज में भी आप लोग देखते हैं कि कवर कराया जाता था। इस रास्ते के जरिए शुरुआती समय में आप लोग देखते हैं कि जो सामान था वो खरीदा और बेचा जाता था। तो वैश्वीकरण का अगर प्राचीन रूप हम देखें तो वो आज से लगभग हमें 1100-1200 साल पीछे भी दिख जाता है, जिसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से पुकार रहे हैं। इस रास्ते को रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि दोस्तों इस रास्ते के जरिए ना रेशम जो होता है, जिसे हम लोग सिल्क भी कहते हैं, उसका ज्यादा बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि आदान प्रदान हुआ करता था, है ना। तो वैश्वीकरण जो है दोस्तों आप देखते हैं कि वो प्राचीन समय से ही हमें दिख रहा है। हाँ, उस स्तर पर आप देखें कि आज से अगर 1000 साल पहले सामानों का लेन देन इतने बड़े स्तर पर नहीं होता था, है ना। सामानों का जो लेन देन था उसमें समय लगता था, चीजें बहुत धीरे धीरे पहुंचा करती थी, चीजें खराब हो जाया करती थी। सामान जब एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो वो महंगी हुआ करती थी, सिर्फ अमीर आदमी ही उनका प्रयोग कर पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें, आधुनिक समय में अगर हम लोग देखें तो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से सामान जल्दी पहुंच पा रहा है, बड़ी बड़ी तकनीक की वजह से, मशीनों की वजह से, प्लेन्स की वजह से, और हर एक व्यक्ति उसका उपयोग कर पा रहा है ना। तो शुरुआती समय में भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये सिल्क रूट हमें मौजूद था और इस सिल्क रूट के जरिए ना ही सिर्फ आप देखते हैं कि सामान का लेन देन हुआ, बल्कि जो विचार थे, एक देश के विचार दूसरे देश में पहुंचे, एक देश की संस्कृति, एक देश की धार्मिक संस्कृति, वो अलग अलग देशों में हमें क्या होती हुई फैलती हुई दिखती है ना। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें या फिर अगर हम लोग दूसरे देशों के संदर्भ में देखें कि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते हैं कि भारत का जो ज्ञान था, भारत के अंदर आप लोग देखते हैं भारत दुनिया का एक ऐसा देश रहा है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कारक, वैज्ञानिक रहे हैं और देश ने, हमारे प्यारे भारत ने, आप देखते हैं कि जो शून्य की आर्यभट्ट जी के द्वारा आप लोग देखते हैं कि जो आविष्कार किया गया था, जो दशमलव प्रणाली भारत के अंतर्गत थी, ये भारत में मौजूद थी। ये दुनिया के लोगों तक कैसे पहुंची? इस सिल्क रूट के रास्ते से ही पहुंची। बहुत से व्यापारी जब इस रास्ते से भारत में आए तो उनको पता चला कि भाई अच्छा, इस तरीके से भी गणना की जाती है। ऐसे ही इन देशों, हमारे देश का जो ज्ञान था वो इस रास्ते के जरिए दूसरे देशों में पहुंचा और ऐसे ही दूसरे देशों की जो ज्ञान थी, इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, खाने पीने की जो चीजें थी, वो हमारे देश में पहुंची या फिर दुनिया के अलग अलग भूभाग में पहुंची। नूडल्स आप सभी को पता है चीन में इनकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, और आप देखते हैं कि चीन से दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच पाता है। ये किस वजह से हुआ? ये इसी सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग या फिर ग्लोबलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण का जो हमारा प्रारंभिक रूप है उसकी वजह से हुआ। अब चीन में तो इसको नूडल्स कहा जा रहा है, जब ये भारत पहुंचा तो इसको हमने सिवई में परिवर्तित कर दिया, जब ये यूरोप पहुंचा तो उसको स्पेगेटी और पास्ते में हमने परिवर्तित करते हुए देखा। तो शुरुआती समय के अंदर आप लोग देखें, लगभग आज से 1100-1200 साल पहले का जो हमारा ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण था वो बहुत सीमित स्तर पर था। बहुत कम ही चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जाती थी। सामान का जो आदान प्रदान होता था, आयात और निर्यात हो रहा था, वो महंगा हुआ करता था, सिर्फ अमीर लोग ही उसका प्रयोग कर पाते थे। फिर दोस्तों समय गुजरता चला जाता है और कहानी में एंट्री होती है किस चीज की दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति की। और ये औद्योगिक क्रांति दोस्तों हमें कब से होती हुई दिखती है, हम लोग देखते हैं कि सन 1740 से 1860 के आसपास का जो हमारा ये समय होता है ना, इसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति का समय कहते हैं। दोस्तों क्रांति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, या फिर हम लोग इसको परिवर्तन के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। देखिए इस समय अवधि में दुनिया के अंदर हमें बड़े स्तर पर क्या होता हुआ दिखता है दोस्तों, इस समय अवधि में हमें दुनिया के अंदर बड़े स्तर पर मशीनें बनती हुई दिखती हैं, और उसी के साथ साथ इन्हीं मशीनों की वजह से हमें उद्योग धंधे स्थापित होते हुए दिखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कारखाने खुलते हुए दिखते हैं, और इसी वजह से इसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इस कालखंड से पहले तक आप देखते हैं कि जो मशीन थी वो उतनी ज्यादा थी नहीं, लोग हाथों से चीजों को बनाया करते थे, चीजें बहुत ही आप देखते हैं कि सीमित मात्रा में ही बनती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, इस कालखंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि दुनिया में मुख्य तौर पर यूरोप के अंदर दोस्तों बड़े लेवल पर चीजों को आविष्कृत किया गया, मशीनें बननी शुरू हुई, बिजली के आविष्कार के और अलग अलग तरीके की चीजें बनती हुई शुरू हुई, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसको हमने औद्योगिक क्रांति कहा। और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से ना जो हमारा वैश्वीकरण था दोस्तों, ये और तेजी से आपको फलता फूलता हुआ हमें देखने को मिला। अब होता क्या था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी। अब इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कच्चे माल की जरूरत हुआ करती थी, है ना। आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी और इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कच्चे माल की आवश्यकता हुआ करती थी, और ये कच्चा माल एशिया से आप देखते हैं या फिर अफ्रीका से यूरोप की फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता था। और इसी के बाद आप लोग देखते हैं कि इसी के बाद फिर कुछ और बेहतरीन रूप हमें देखने को मिलता है 19वीं सदी के बाद, या फिर 20वीं सदी के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमें देखने को मिलता है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो दूसरे कंपनीज में अपने काम को स्थापित करना शुरू कर देती हैं। तो शुरुआती समय में अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों कि जब हमें औद्योगिक क्रांति होती हुई दिखती है, तो इस औद्योगिक क्रांति के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि अधिकतर जो यूरोप के देश थे, है ना, वहीं पर हमें क्या दिखता है दोस्तों, वहीं पर हमें फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं, है ना। यूरोप के जितने भी देश थे वहीं पर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग या फिर फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। और हम देखते क्या है दोस्तों कि इन फैक्ट्रियों के अंदर मान लीजिए कि अगर कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी, तो उस कपड़े बनाने की फैक्ट्री के लिए भाई कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल यानी कि कपास चाहिए, और यूरोप के अंदर तो कपास था नहीं, है ना। तो यूरोप के लोग क्या करते थे, ये फैक्ट्रियों के मालिक ये एशिया अर्थात भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, यहां से, या फिर आप लोग देखते हैं कि अफ्रीका के देशों से क्या करते थे, कच्चे माल को ले जाते थे, और उसके बाद आपको दिखता है कि फिर ये इसको यूरोप में ले जाते, अपनी फैक्ट्रियों में बनाते और फिर बाहर बेचा करते थे। तो औद्योगिक क्रांति के समय तक चीजों का निर्माण कुछ इस तरीके से हो रहा था, एक देश का सामान दूसरे देश में पहुंच रहा था। यह भी एक वैश्वीकरण का हमें रूप दिखता है, और फैक्ट्रियों के बनने की वजह से उत्पादन तेजी से हमें होता हुआ दिखा। फिर समय गुजरता है और लगभग अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि 20वीं सदी तक, है ना, हमें आता हुआ दिखता है कि अब दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया के अधिकतर देश आजादी को प्राप्त कर चुके थे, यानी कि उनको स्वतंत्रता मिल चुकी थी। और इसी कालखंड में दोस्तों हम एक नई चीज को देखते हुए देखते हैं जिसे कहा जाता है एमएनसी। सर ये एमएनसी क्या होता है दोस्तों? एमएनसी को कहा जाता है मल्टी नेशनल कंपनी। ठीक है, आप देखते हैं कि ये क्या है दोस्तों, ये कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। शुरुआती समय में जैसे हमने देखा सिल्क रूट के जरिए व्यापार हो रहा था, चीजों को खरीदा जा रहा था, वो बहुत सीमित लेवल पर था। लेकिन जब मशीनें बननी शुरू हुई तो एक देश से दूसरे देश में सामान का आदान प्रदान हुआ, चीजें तेजी के साथ और मशीन की वजह से ज्यादा तेजी के साथ एक दूसरे में शेयर की जा रही थी। लेकिन फिर समय गुजरता हुआ हमें दिखता है दोस्तों कि सन आप देखते हैं कि 1900 के बाद का जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, इस कालखंड में बड़े स्तर पर हमें दुनिया से मल्टीनेशनल कंपनी का एक स्वरूप देखने को मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या हुआ कि कोई एक कंपनी है जो एक देश से संबंधित है, वो अपने देश में तो काम कर ही रही है, उसी के साथ साथ उसने दूसरे देश के अंदर भी क्या किया है, अपनी फैक्ट्री को लगाया है। जैसे एक कंपनी है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा एप्पल मोबाइल फोन।
अब एप्पल है तो अमेरिका की कंपनी, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी उसने अपनी फैक्ट्रीज को लगाया हुआ है। चीन हुआ, भारत हुआ, ब्राजील हुआ, अफ्रीका के बहुत सारे देश हुए। तो इसीलिए आप देखते हैं कि इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है, जो अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी अपने ऑफिस और कारखाने को स्थापित करे हुई है। जैसे भारत की भी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्हें हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, जैसे टाटा हुई, है तो भारत की, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में इनके भूभाग और ऑफिस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन या फिर जो वैश्वीकरण था उसका प्राचीन रूप भी हमने देखा, जो हमें कहां पर देखने को मिलता है, सिल्क रूट के माध्यम से देखने को मिलता है। और उसी के बाद फिर हमने इसके बदलते हुए स्वरूप को देखा कि जब टेक्नोलॉजी आई, मशीनें आई, तो उसकी वजह से और भी इसका बेहतर रूप हुआ। और जब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि और जब हम आगे बढ़े तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज हमें आती हुई दिखी कि अब किसी एक देश की जो कंपनी है वो अपने देश में तो काम कर ही रही है, लेकिन वो दूसरे देशों में भी आप देखते हैं कि अपनी फैक्ट्रीज को स्थापित कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ सकता है कि सर ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, जैसे एप्पल की कंपनी भारत में आई है, या फिर जो और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज हमें दिखती हैं, है ना, ये भारत के अंदर क्यों स्थापित करती हैं या फिर किसी दूसरे देश के अंदर अपने कारखानों को, फैक्ट्रियों को क्यों लगाती हैं, इसको हम लोग समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे सामने नहीं रहे। अब दोस्तों अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें कि अगर कोई अमेरिका की कंपनी है ना, जैसे हमारी कोई अमेरिका की कंपनी है, कौन सी भैया जी, एप्पल मोबाइल फोन बनाने वाली जो कंपनी है, अगर ये एप्पल बनाने वाली जो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, एप्पल कंपनी, अगर ये अमेरिका में अपने फोन को बनवाती है तो वहां पर उन्हें ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। वहां पर आप देखते हैं कि मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है। बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया में, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, यहां पर जनसंख्या ज्यादा है और यहां पर अच्छे मजदूर मिल जाते हैं, है ना। भारत हुआ, चीन हुआ, ब्राजील हुआ, इन जैसे देशों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इन देशों के अंदर ना कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। कुशल श्रमिक का मतलब अच्छे श्रमिक हमें मिल जाते हैं और ये कम पैसों में काम करने को तैयार होते हैं। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि बहुत सी जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं दोस्तों, चीन हुआ, ताइवान हुआ, भारत हुआ, इन सभी देशों जैसे देशों में अपनी कारखानों और फैक्ट्रियों को लगाती हैं, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा यहां से होता है। कम पैसा देना पड़ता है, सामान उतना ही अच्छा और उससे भी अच्छा बनता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कम खर्चा होता है कंपनियों को लाभ होता है। इसीलिए अधिकतर कंपनियां अलग अलग देशों के अंदर क्या करती हैं दोस्तों, अपने सामान को निर्मित करती हैं, अपनी फैक्ट्रीज वहां पर खोल देती हैं ना, कि भैया अमेरिका की कंपनी है एप्पल, अमेरिका में अगर वो बनवाएंगे ज्यादा खर्चा होगा, मजदूरी ज्यादा जाएगी, इन देश जैसे देशों में बनवा लो, अच्छा बनेगा फोन, अच्छे तरीके से निर्मित होगा, चीजें अच्छे तरीके से बनेंगी और सस्ती भी बनेंगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज हमें बड़े स्तर पर फैलती हुई दिखती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कच्चे माल की उपलब्धता। अब जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कोई कंपनी है जो कपड़ा बनाती है ना, आप देखते हैं कि कोई कंपनी है जो कपड़ा बनाती है और ये कंपनी कहां की है दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कि ये यूरोप की कंपनी है, तो भाई इसके लिए बहुत मुश्किल होगा जैसे कि ये भारत से क्या करे दोस्तों, कि ये पहले भारत से कपास को ले और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि यूरोप में ले जाकर अपनी फैक्ट्रीज में बनाए। बहुत मुश्किल प्रक्रिया है ना, बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। और आप देखते हैं कि बहुत सी जो कंपनीज हैं वो उन देशों के अंतर्गत ही क्या करती हैं, अपनी फैक्ट्रीज को खोल लेती हैं जहां से उन्हें आसानी से कच्चा माल मिल जाता है। तो अगर कपड़े बनाने की कोई यूरोपीय कंपनी है, उसे कपड़ा बनाना है, कपड़े बनाने के लिए कपास की जरूरत है, तो वो भारत से कपास नहीं खरीदेगी, बल्कि भारत के अंदर ही क्या कर देगी दोस्तों, अपनी फैक्ट्री को डाल देगी, जहां पर आसानी से क्या मिल जाएगा दोस्तों, उसे कपास मिल जाएगा और ये कपास उसको फिर सस्ता पड़ेगा। और इसी मदद से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि उनके मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है, उनके लाभ को बढ़ाया जा सकता है। तो सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति के लिए और उसी के साथ साथ कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, है ना, कि जो रॉ मटेरियल हो वो उन्हें आसानी से मिल जाए। आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अलग अलग देशों के अंदर हमें मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण होता हुआ दिखता है। एक और तीसरा कारण है कि जो हमारा ये ग्लोबलाइजेशन है या फिर ये जो वैश्वीकरण है, ये हमें तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका बड़ा कारण है दोस्तों नए बाजार की तलाश। आप देखते हैं दोस्तों कि नए बाजार की तलाश, जैसे अगर आप भारत के संदर्भ में देखें, जैसे हमारी भारत के संदर्भ में आप लोग देखें दोस्तों कि टाटा कंपनी है। अब टाटा कंपनी दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारी चीजों को बनाती है, कारों को बनाती है, अलग अलग चीजों को बनाती है। अब जैसे हमारी ये टाटा की कंपनी है ना, अब ये क्या करती है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर ये सिर्फ भारत के अंदर ही अपने सामान को बनाएगी तो सिर्फ भारत के लोग ही इसे प्रयोग करेंगे, इनके पास लिमिटेड ग्राहक होंगे, बहुत सीमित ग्राहक होंगे। अगर टाटा कंपनी सिर्फ भारत के अंदर ही अपने सामान को खरीदेगी और बेचेगी तो भारत के लोग ही इनके सामान को खरीदेंगे, बेचेंगे, इनके पास कम ग्राहक होंगे, कम इनका लाभ होगा। लेकिन अगर ये कंपनी या फिर कोई और दूसरी कंपनी किसी दूसरे देश
में चली जाती है तो वहां उनको नए ग्राहक मिल जाते हैं, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि वहां उनको नए ग्राहक मिल जाते हैं और नए ग्राहकों की तलाश में भी आप देखते हैं कि एक देश का सामान दूसरे देश में हमें पहुंचता हुआ दिखता है ना। अब देखिए किसी भी देश का सामान, चाइना हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, उनके देश का सामान हमारे देश में क्यों आता है? क्योंकि उनको दिखता है कि भाई भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, इनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, अच्छा कमाते हैं, सामान को खरीद सकते हैं। तो कंपनियां या फिर आपको दिखता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो नए ग्राहकों की तलाश में आपको दिखता है कि एक देश से दूसरे देश में अपने सामान को पहुंचाती हैं, जिससे हमारा वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, मजबूती से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो एक तो वैश्वीकरण हो रहा है बड़े स्तर पर क्योंकि मजदूरी सस्ती मिलती है बहुत से देशों को, उसी के साथ साथ हमें दिखता है कि कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, और तीसरा बिंदु जो हमें दिखता है वो ये है दोस्तों कि नए ग्राहकों की तलाश के लिए, नए जो ग्राहक हो जो सामान को खरीद सकें, इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के अंदर अपने सामान को हमें भेजता हुआ दिखता है। अब आगे बढ़ते हुए चीजों को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। यहां पर लिखा है कि वैश्वीकरण का विकास, है ना। अब आप देखिए दोस्तों कि कोई किसान है, अगर कोई किसान है जो छोटे स्तर का किसान है, अगर वो अपने सामान को बना रहा है और बेच रहा है, मान लीजिए कि अगर वो किसी भी सब्जी को उगा रहा है, अगर वो देश के अंदर ही सब्जी को बेचता है तो उसको आप देखते हैं कि उसको कम लाभ होगा, लेकिन अगर उसका यही सब्जी या फिर उसका ये सामान अगर दूसरे देशों में बेचा जाता है तो उसको लाभ होने के फायदे आपको दिखते हैं दोस्तों कि ज्यादा हो जाएंगे, है ना। और आप देखते हैं दोस्तों कि उस प्रकार से हमारे किसान को नया बाजार मिलेगा, उससे ज्यादा नई आमदनी हो सकती है। तो किसानों के संदर्भ में, छोटे व्यापारियों के संदर्भ में भी हमारा ये वैश्वीकरण एक अच्छा रूप हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो वैश्वीकरण है क्या और वैश्वीकरण का विकास धीरे धीरे दुनिया में किस तरीके से हमें होता हुआ दिखा उसको हमने देखा। और अब यहां से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो वैश्वीकरण है या फिर जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी पुकार रहे हैं, भारत के अंदर इसकी स्थिति क्या रही थी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमारे बच्चों के समक्ष बिल्कुल नहीं रहे, है ना। हमारा प्यारा भारत दोस्तों, आप लोग देखते हैं हमारे प्यारे भारत को कब आजादी मिली, जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। देखिए हमारे प्यारे भारत को आजादी मिलती है दोस्तों 15 अगस्त 1947 में। और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या करता है दोस्तों, एक विचित्र सी जो नीति होती है ना उसको लेकर चलने की कोशिश करता है। भारत क्या करता है दोस्तों, अपने आप को ना सीमित रखता है। क्या करता है, भारत की उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो नेता लोग थे, वो भारत को सीमित रखते हैं। किसमें, विदेशी व्यापार में, कि हम लोग दूसरे देशों के साथ कम ही व्यापार किया करते थे, है ना। हम अपने देश में ही चीजों को बनाने पर ध्यान दे रहे थे और दूसरे देशों को और दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देश में नहीं आने देते थे, है ना। अब धीरे धीरे आप लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत जो था, भारत का सामान ना तो बाहर जाता था और ना ही भारत का सामान आप देखते हैं कि बाहर जा रहा था, कि भारत के अंदर जो बना हुआ सामान था, भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया जितना भी सामान था, वो दूसरे देशों में ना तो बेचा जाता था और ना ही हम लोग किसी देश के सामान को अपने देश में आने देते थे, है ना। हमारे यहां पर आप लोग देखते हैं कि आजादी के बाद आयात पर और निर्यात पर आप देखते हैं दोस्तों कि बड़े स्तर पर हमें प्रतिबंध दिखा करता था। और इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ना हमारे प्यारे भारत के अंदर मौजूद आप क्या देखते हैं दोस्तों, जो विदेशी करेंसी थी वो हमें क्या दिखती है दोस्तों, समाप्त होते हुए दिखती है। अब ये विदेशी करेंसी क्या है दोस्तों, विदेशी करेंसी का मतलब है डॉलर, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन आपके सामने नहीं रहे। जैसे मान लीजिए कि हमारा प्यारा इंडिया है या फिर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। भारत और जापान के बीच में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि व्यापार हो रहा है, मान लीजिए, है ना। तो भारत कोई सामान जापान को दे रहा है और जापान कोई सामान भारत को दे रहा है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में जब सामान खरीदा और बेचा जा रहा है तो ये किस चीज में पेमेंट करेंगे, ये रुपया में पेमेंट करेंगे या फिर हम जापानी करेंसी में पेमेंट करेंगे। भाई इंटरनेशनल लेवल पर जब बिजनेस होता है तो वो डॉलर के माध्यम से होता है। क्या होता है दोस्तों, डॉलर के माध्यम से होता है। और भारत के साथ समस्या थी कि हमने आजादी के बाद अपने आप को सीमित करा हुआ था। हमारा देश विदेशी व्यापार में बहुत ही सीमित था। हम अपने देश में किसी सामान को ना तो आने दे रहे थे और ना ही अपने देश से किसी सामान को बाहर जाने दे रहे थे। तो हमारे पास जितनी विदेशी मुद्रा थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, है ना। जितने भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व था, डॉलर था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और हमारा डॉलर बढ़ भी नहीं रहा था क्योंकि हम किसी सामान को आने भी नहीं दे रहे थे, जो व्यापार ही नहीं हो रहा था। तो जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमारा, है ना, हम सामान खरीद तो रहे थे लेकिन भेज नहीं रहे थे उतनी ज्यादा मात्रा में। तो हमारा जो डॉलर था, हमारा जो विदेशी करेंसी थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। और भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत जबरदस्त तौर पर भारत के आप देखते हैं कि बस बैंक जो थे वो कंगाली के तौर पर जाते हुए हमें दिख रहे थे, है ना।
और इसी कालखंड में समय गुजरते हुए हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो भारत का ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, इसी कालखंड में दोस्तों समय आ जाता है साल 1991 का। और साल 1991 में उस समय की जो भारत की सरकार थी वो एक ऐसा फैसला लेती है जो भारत को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा देता है। क्या फैसला लिया जाता है? और भैया जी साल 1991 में भारत में क्या लिया जाता है दोस्तों? नई आर्थिक नीति को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। नई आर्थिक नीति का मतलब क्या है कि भैया अब देश को हम लोग नए तरीके से चलाएंगे, है ना। और इस नई आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है? नई आर्थिक नीति 1991 कहा जाता है। इसमें तीन चीजें हमें होती हुई दिखी। सबसे पहले यह बात की गई कि अब हमारे देश के अंदर क्या होगा दोस्तों? अब हमारे देश के अंदर वैश्वीकरण होगा। वैश्वीकरण का मतलब कि अब हम लोग अपने देश के अंदर किसी भी सामान को आने देंगे और हम लोग किसी भी देश के अंदर अपने सामान को भेजेंगे। आयात निर्यात होगा। हमने अपने देश के बाजार के दरवाजों को खोल दिया साल 1991 से, और इसके जैसे ही बाजार के दरवाजे खोले तो भारत के अंदर सामान आना शुरू हो गया और भारत का सामान जाना शुरू हो गया और भारत के पास जो डॉलर की कमी थी वो कम होती हुई हमें दिखने लगी। तो नई आर्थिक नीति में हमने ये किया सबसे पहले। दूसरी चीज जो हमने इस नई आर्थिक नीति के अंदर की दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं उदारीकरण। क्या कहा जाता है? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदारीकरण का मतलब है कि सरकार के द्वारा ना छूट दी गई। उदारीकरण का मतलब है कि सरकार ने छूट दी। पहले अगर आपको देश के अंदर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री लगानी होती थी तो सरकार से परमिशन लेनी होती थी, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। वो लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे सरकारी अधिकारी पैसा लेते थे, है ना। सरकार ने कहा फैक्ट्री लगाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कोई आज्ञा नहीं है लेने की, लगाओ जो करना है, करो जो करना है, जो व्यापार करना है करो। सरकार आपको परमिशन देती है और परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है ना। बस आप सही तरीके से नियम को फॉलो करो, किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो उस उदारीकरण की वजह से भी आप देखते हैं कि अब फैक्ट्रियां खुलनी बहुत आसान हुई और भारत में तेजी के साथ आप देखते हैं कि इस नई आर्थिक नीति से बहुत सारी नई नई फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हुई, जिससे भारत में व्यापार आया। तीसरी चीज जो भारत के अंदर सपोर्ट की गई इस नई आर्थिक नीति में दोस्तों, उसे कहा जाता है निजीकरण। इसका मतलब क्या है कि अब देश के अंदर क्या किया गया? सरकार ने यह कहा कि भाई प्राइवेट फैक्ट्रीज खोली जाए। सरकार ने कहा कि कोई अगर कंपनी है गांव के इलाकों में अगर अपनी फैक्ट्री को लगाती है, कारखानों को लगाती है, तो हम उनको मदद करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फैक्ट्रीज, प्राइवेट स्कूल्स आप देखते हैं कि अधिक से अधिक खोले गए, जिससे लोगों को काम मिला और देश के अंदर हम देखते हैं कि जो रोजगार की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी, वो हमें कम होती हुई दिखी। तो साल 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, इसने हमारे बदले हुए भारत का एक नया चेहरा हमारे सामने दिखाया कि जहां तक भारत शुरुआत में अपने आप को सीमित रखा हुआ था, जब हमने वैश्वीकरण किया, अपने देश के दरवाजों को दूसरे देशों के लिए खोल दिया, उनका सामान हमारे यहां आया, हमारा सामान वहां पर गया, हमारा विकास हुआ, उनका विकास हुआ और इस तरीके से भारत तेजी से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखा, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि साल 1990 80-90 के दशक में भारत क्या था दोस्तों? आपको दिखता है कि दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था। हम किसी दूसरे देश के साथ कोई धंधा नहीं कर रहे थे, लेकिन साल 1991 के बाद से ये जो नई आर्थिक नीति आती है, हम लोग वैश्वीकरण करते हैं, उदारीकरण करते हैं और उसी के साथ साथ निजीकरण करते हैं और अपने देश को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, है ना। उस समय तक दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो प्यारा भारत था ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों? भारत के अंदर साल 1990 से पहले तक के भारत को अगर आप लोग देखते हैं, हम ये कहते थे कि अगर कोई हमारे देश में सामान लाकर बेचेगा ना, तो हम उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे, है ना। मान लीजिए कि अगर कोई जापान से सामान आ रहा है, कोई कोरिया से सामान आ रहा है, कोई अमेरिका से सामान आ रहा है, साल 1990 से पहले तक, नई आर्थिक नीति के पहले तक, तो हम अगर उसकी कीमत जो है उससे ट्रिपल और 4 गुना टैक्स लेते थे, जिससे वो महंगी हो जाती थी और भारत में फिर ये कंपनियां बेचती नहीं थी, क्योंकि उनका कोई सामान खरीदता नहीं था महंगा होने की वजह से। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि इन सभी नीतियों को भारत के अंदर क्या किया गया? बदलाव किया गया। ये जो व्यापारिक बाधा थी, ट्रेड बैरियर का मतलब क्या होता है? इससे व्यापार पर बाधा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? जी हाँ, भारत ये जो टैक्स ले रहा था, इसमें हमें व्यापार में बाधा होती हुई दिख रही थी, है ना। और इसीलिए आप देखते हैं कि भारत जो था कहीं ना कहीं ये कोशिश करता है कि भैया हम अपने ट्रेड बैरियर को, ये जो हम व्यापार में बाधा डाले हुए हैं ना, इसको बदलना होगा और हमें अब एक मजबूत देश के तौर पर आगे बढ़ना होगा। भारत में साल 1991 में ये जो हमारी नई आर्थिक नीति आती है, ये भारत को तेजी से आप लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हुए दिखती है। सरकार ने साल 1991 में ये जो नई आर्थिक नीति लाई, जिसकी मदद से भारत के अंदर अब जो दूसरी कंपनी थी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, अमेरिका की कंपनी भारत में आ रही है, जापान की हुई, कोरिया की हुई, आप देखते हैं कि दोस्तों यूरोप के बड़े बड़े देशों की जो फैक्ट्रियां थी वो भारत में लगना शुरू होती हैं। अब ये फैक्ट्रियां जो थी, जो अलग अलग कंपनियां भारत में आती हैं, तो इससे तो भाई भारत के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? बहुत फायदा होता है और इससे भारत के लोगों को एक तो कहीं ना कहीं चीजें सस्ती मिलनी शुरू हो जाती हैं, इन कंपनी को नया बाजार, नए ग्राहक मिल जाते हैं। भारत के लोगों, ये जो फैक्ट्रियां जब भारत में लगती हैं तो भारत के लोगों को काम मिलता है, भारत के लोगों को जब काम मिलता है, रोजगार
मिलता है तो लोगों के काम और रोजगार मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, देश से गरीबी भुखमरी खत्म होती है। तो ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं दोस्तों के देश में तेजी से भारत को मजबूत किया है और आगे बढ़ाया है। अगर इसको समझें कि साल 1990 से पहले की अगर आप भारत को देखें ना तो वो बड़ा ही अजीब हुआ करता था। हमारे पास ऑप्शंस ही बहुत कम थे दोस्तों, लोगों का जीवन जीने का तरीका बहुत ही साधारण हुआ करता था। अगर आप लोग 1990 से पहले की मूवीज को अगर देखें, है ना, उस समय के अंदर जो लोग थे, उस समय की जो गाड़ियां थी, उस समय के जो लोगों के कपड़े पहनने के तरीके थे, वो बहुत ही आप देखते हैं कि अजीब थे आज के समय के हिसाब से, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि साल 1990 के पहले अगर आप भारत के अंदर गाड़ी की बात करें, क्योंकि बाहर की तो कोई गाड़ी हम आने नहीं देते थे अपने देश में, भारत में सिर्फ 2 ही कंपनियां हमें दिखा करती थी, एक थी एम्बेसडर और दूसरी थी प्रीमियर पद्मिनी, और ये 2 ही कंपनियां भारत में गाड़ियां बनाया करती थी, ये है एम्बेसडर गाड़ी। और भैया आप देखते हैं कि इन गाड़ियों को खरीदने के लिए लंबे लंबे नंबर लगाने पड़ते थे, है ना। आप देखते हैं कि लोगों को 2-2 साल तक के लिए वेट करना पड़ता था, तब जाकर आप देखते हैं कि लोगों को कार मिला करती थी, है ना। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अब तो ग्लोबलाइजेशन की मदद से कोई भी सामान आप खरीदना चाहें, इतने सारे शोरूम हैं, इतनी सारी कंपनियों के ऑप्शंस हैं, किसी भी शोरूम को जाइए फट से लीजिए, है ना। उस कंपनी का भी फायदा होगा, आपको भी चीज जल्दी मिल जाएगी। आपको अगर व्यापार करना है, आपको अगर सामान पहुंचाना है, आपको कहीं जाना है, उसके लिए गाड़ी खरीदनी है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्राहकों का भी और उसी के साथ साथ जो कंपनियां हैं, उत्पादक हैं, उनका भी आप क्या होते हुए दिखते हैं दोस्तों, फायदा होते हुए दिखते हैं। अब इस ग्लोबलाइजेशन से या फिर ये जो हमारा वैश्वीकरण है, आखिर इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसको हम लोग यहां पर एक एक कर आप सभी के सामने डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को अपने सामने बिल्कुल भी नहीं रखना है और हर एक बिंदु को हम लोग बहुत ही सरलतम तरीके से यहां पर रखेंगे। देखिए, जब तक हमारे देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, वैश्वीकरण स्टार्ट नहीं हुआ था, तो भारत एक कमजोर देश था। भारत के अंदर भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या थी, नौकरियां सरकारी ही हुआ करती थी, प्राइवेट नौकरियां बहुत कम थी, लोगों के काम धंधे भी बहुत सीमित हुआ करते थे, जो बनाते थे देश में ही लोगों को खरीदना पड़ता था। पूरी दुनिया है भाई बेचने के लिए, हम उसे बेच नहीं पा रहे थे। तो देश के अंदर आपको क्या दिखता है दोस्तों कि रोजगार के बेहतर अवसर हमें देखने को मिलेंगे। जब साल 1991 में देश की सरकार ने देश के दरवाजों को खोला, तो आप देखते हैं दोस्तों कि बड़े स्तर पर नई नई कंपनियां भारत में आई। इन नई नई कंपनियों ने भारत के अंदर आप देखते हैं कि अपनी फैक्ट्रीज, कारखाने को स्थापित किया, और इसकी वजह से भारत के बहुत से शहर हमें बसते हुए दिखे। गुड़गांव हुआ, हैदराबाद हुआ, पुणे हुआ, ये जो सभी शहर हैं दोस्तों, ये मजबूती से विकसित होते हुए हमें देश दिखे। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें आप देखते हैं कि दोस्तों लोगों को, देश के लोगों को रोजगार मिला, लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है, जो जीवन जीने का तरीका है, जीवन शैली है, उसमें बदलाव आया। साल 1990 से पहले के अगर आप लोगों को देखते हैं, उनके पास कपड़े दोस्तों 2 ही तरीके की पैंट्स में वो अपना पूरा जीवन गुजार दिया करते थे, है ना। आप देखते हैं कि साल 1990 के जो पहले के लोग थे, उनके पास अधिकतर आप देखते हैं दोस्तों कि जो बेल बॉटम पैंट होती थी वही हुआ करती थी, ऑप्शंस थे ही नहीं, है ना। और आज के समय में क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, दुनिया की अलग अलग कंपनीज, दुनिया के अलग अलग ब्रांड्स भारत में आ रहे हैं, भारत के ब्रांड्स बाहर जा रहे हैं, तो अब लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका बदला है। अरे भैया हर एक व्यक्ति जीन्स पहने हुआ है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, शुरुआती समय में जीन्स तो बहुत कम सीमित लोगों तक ही हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए कि हर एक व्यक्ति बहुत आसानी के साथ जीन्स को पहनता है। लोग खाने में नूडल्स को खाते हैं, है ना। और हर महीने जो हम राशन खरीदते हैं, इसके अंदर बहुत सा ऐसा सामान होता है जो दूसरे देशों का हमें आता हुआ दिखता है। तो लोगों का जीवन जीने का तरीका बदला है, लोगों के पास रोजगार आया है, देश का विकास हुआ है, समाज में हमें बड़ा परिवर्तन आते हुए दिखा है। अब इससे संबंधित कुछ और बिंदु हैं दोस्तों के विकास के असमान लाभ, इसको भी एक बार देख लेते हैं कि अब तक तो हमने वैश्वीकरण के जो सकारात्मक बिंदु हैं उनको देखा कि रोजगार को बढ़ा दिया, देश का विकास कर दिया, लोगों की जीवन शैली को बेहतर कर दिया, एक देश को मजबूती से आगे बढ़ने का मौका दिया ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण ने। लेकिन क्या ये वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन सच में उतनी अच्छी है? क्या इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं? चलिए उसको यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि इस वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता में भी हमें तेजी देखने को मिली है। आर्थिक असमानता का मतलब क्या होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, भाई उनके पास तो लाखों लाखों सैलरी आ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो दिहाड़ी मजदूर आपको दिख रहा है दोस्तों, उनके पास उतनी पैसा आता हुआ हमें नहीं दिख रहा। तो आप देखते हैं कि वैश्वीकरण के आ जाने से हाँ लोगों को काम तो मिला है, लेकिन आप लोग ये देख रहे हैं कि क्या सबको जितना काम मिल रहा है उतना पैसा मिलता है? नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊंचे पदों पर हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, और कुछ लोग हैं जो साधारण काम कर रहे हैं, उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी को भी क्या कर सकें दोस्तों, वो जोड़ सकें, है ना। और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि बहुत से जो विकसित देश हैं आज के समय में भी, आप देखें कि बहुत से जो यूरोप के देश हैं,
या फिर आप लोग देखते हैं कि जो अधिकतर पश्चिम के देश हैं जिन्हें हम लोग अमेरिका के तौर पर जानते हैं, इन देशों ने क्या कर रखा है दोस्तों, ये चालाकी चलते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जब ये अपने सामान को किसी दूसरे देश के यहां पर निर्यात करते हैं, है ना, बाहर भेजते हैं, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये उसको सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं। कि भैया आप क्या करेंगे दोस्तों, कि ध्यान से देखिएगा कि ये जितने भी यूरोप और पश्चिमी देश के लोग हैं ना, ये बहुत चालाकी चलते हैं कि जब ये अपने देश के अंदर किसी भी चीज को आयात करते हैं, आयात का मतलब क्या है कि जब ये किसी भी चीज को अपने देश के अंदर आने देते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, उस पर टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स बढ़ा देते हैं कि अगर कोई चीज मान लीजिए कि 5 रुपए की है, आप देखते हैं कि उस पर ये 5 रुपए ही टैक्स लेते हैं और फिर देश के लोगों को वो 10 रुपए बेचनी पड़ती है। जो कंपनी वहां पर बेचने आती है, आप देखते हैं कि उसे महंगा बेचना पड़ता है। तो बहुत से जो विकसित देश हैं वो आज भी आप देखते हैं कि व्यापार में ये जो बाधा होती है ना, इसका प्रयोग करते हैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए। उस देश की सरकार, अधिकतर पश्चिम देशों की सरकार ऐसा करती है, तो जिससे जो किसान लोग या फिर जो साधारण लोग होते हैं ना, आप देखते हैं कि उनको उतना फायदा नहीं होता। जैसे भारत का सामान अगर यूरोप में जा रहा है, जापान, है ना, आप देखते हैं कि भारत का सामान अगर अमेरिका में जा रहा है तो अमेरिका उस पर ज्यादा टैक्स लेना शुरू करता है। इसके पीछे इनकी वजह यह है कि अगर सामान आ रहा है ना, आने दो, हम तो इनका सामान वहां पर बेचेंगे, इनके लोग तो ले लेंगे, क्योंकि हमारे देश के पीछे ये लोग दीवाने हैं। और जब हमारे देश का यानी कि अमेरिका का सामान आप देखते हैं कि भारत आता है, तो ये उसको क्या करते हैं दोस्तों, बेचते हैं और भारत के लोग उसे ले लेते हैं। लेकिन जब हम अपने देश से, भारत से किसी सामान को अमेरिका बेच रहे हैं, तो वहां पर वो टैक्स बढ़ा देते हैं। तो जो उसका एक्चुअल प्राइस होता है वो आपको महंगा होते हुए दिखता है। जैसे अगर आप देखें भारत के संदर्भ में जो एप्पल फोन हमें बिकता हुआ दिखता है, अमेरिका के अंदर एप्पल का जो लेटेस्ट फोन होगा, एप्पल 15 जिसे कहा जाता है, वो आपको वहां पर 80-90 हजार रुपए में मिल जाता है ना, अच्छे सबसे बड़ा वाला जो फोन है। लेकिन जब उसे भारत में आप देखते हैं दोस्तों कि वो 1,80,000, 1,90,000 रुपए का पड़ रहा है, तो ये 90,000, 80,000 रुपए कैसे बढ़ जाते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कि अमेरिका जब भारत के अंदर सामान को बेच रहा है ना, तो वो अपने टैक्स को कहता है कि भैया हम तो यहां महंगा ही बेचेंगे, है ना। और जब वो अपने देश में मंगा रहा होता है दोस्त, तब भी आप लोग देखते हैं कि उस पर भी वो टैक्स बढ़ाता है, जिससे व्यापार में आप लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है ना, जहां जिससे एक संतुलित व्यापार हमें होता हुआ नहीं दिखता है ना। विकासशील देशों को, ये जो पावरफुल देश हैं, क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने का मौका उतने अच्छे तरीके से नहीं देते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं जो हमें ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि आधुनिक समय के अंदर दुनिया को बेहतर बनाने में ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण का बहुत बड़ा योगदान है। इसके कुछ नुकसान भी हमने देखे, लेकिन अधिकतर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, इसके हमें जो लाभ है वही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार मिला तो नौकरी मिली तो रोजगार मिला, रोजगार मिलने से, नौकरी मिलने से गरीबी कम हुई, गरीबी कम होने से उनका जीवन शैली अच्छी हुई, लोगों का जीवन बेहतर हुआ। तो अधिकतर चीजें अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कमी होते हुए भी ये कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीका है लोगों के जीवन को बेहतर करने का, जिसने दुनिया को वास्तविकता में बदला है ना। आपका और हमारा जीवन अगर आप देखें दोस्तों कि लगभग नई आर्थिक नीति को लागू हुए हैं 31-32 साल हो गए। इन 32 सालों में भारत के लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है, भारत आधुनिक बना है, एडवांस बना है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का भी है। दोस्तों सवाल यहां पर पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और अपने शब्दों में आपको बताना है। देखिए, आधुनिक समय के अंदर जब दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ अपने व्यापार को करते हैं, जब एक देश के बाजार दूसरे देश के साथ जुड़ जाते हैं, एक देश अपने देश के सामान को दूसरे देश में आयात करता है और निर्यात करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वैश्वीकरण के नाम से पुकारते हैं। कि भैया जी, अमेरिका की कंपनी का बना सामान भारत में, भारत का बना सामान दूसरे देशों में जा रहा है, यही हमारा वैश्वीकरण है ना, यही हमारा वैश्वीकरण है ना दोस्तों। जब देश और दुनिया के लोग, देश जो है आपस में एक दूसरे के साथ व्यापारिक तौर पर जुड़ गए हैं, इसी को हम लोग वैश्वीकरण के नाम से पुकार रहे हैं। अगला सवाल, सिल्क रूट क्या है दोस्तों। आप लोग देखते हैं कि एक रास्ता है जो स्टार्ट होता है कहां से, ये रास्ता स्टार्ट होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि चीन से स्टार्ट होता है और फिर ये भारत पहुंचता हुआ आप देखते हैं कि ईरान, अरब और यूरोप तक पहुंचता था, और प्राचीन समय में इसी रास्ते के जरिए व्यापार हुआ करता था। तो वैश्वीकरण का एक प्राचीनतम रूप है जिसे हम लोग सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है कि कोई कंपनी अपने उत्पाद दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों बनवाती है। ये क्या आप देखते हैं कि बहुत से जो देश हैं, जैसे अमेरिका की कंपनी हुई या फिर जो यूरोपीय कंपनियां हुई, वो दूसरे देशों के अंदर फैक्ट्रियों को लगा रहे हैं। और इसके पीछे क्या वजह है दोस्तों, इसके पीछे हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां किसी दूसरे देश के अंदर अपनी फैक्ट्री को लगाती हैं, इसके पीछे वजह यह है कि दूसरे, जैसे भारत हुआ या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि अफ्रीका हुआ, भारत अफ्रीका जैसे देशों में हमें बहुत ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, और यहां पर ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से मजदूर सस्ते मिलते हैं, अच्छे मजदूर मिल जाते हैं, तो मजदूरी कम देनी पड़ती है, सामान अच्छा बन जाता है। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इससे कंपनियों को बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि लाभ होता है,
तो अपने लाभ को और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए आप देखते हैं कि अधिकतर जो कंपनियां हैं वो किसी दूसरे देश के अंदर अपनी फैक्ट्री को लगाती हैं, है ना। इससे उनको बड़े स्तर पर फायदा होता है। वैश्वीकरण ने किस तरीके से देश में रोजगार को बढ़ाया है? देखो, वैश्वीकरण के आ जाने से अब अलग अलग देशों की कंपनियां भारत में आई हैं। इन कंपनियों ने फैक्ट्रियों को स्थापित किया। अब ये फैक्ट्रियां जब भारत में लगी तो भाई भारत के लोगों को ही तो काम मिलेगा, और इन फैक्ट्रीज में आप देखते हैं कि फिर भारत के लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिला, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ। भारत के बहुत से शहर इन फैक्ट्रीज के और इन कंपनियों के आने से हमें विकसित होते हुए दिखे। वैश्वीकरण ने हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव डाला है दोस्तों? अगर आप देखें, वैश्वीकरण ने जीवन शैली पर हमारी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है। साल 1990 से पहले तक का जो लोगों का जीवन था वो बहुत सरल होता था, लेकिन आप देखते हैं कि जब से हमने दूसरे देशों की कंपनीज को भारत में आने दिया, हमारे पास ऑप्शंस हुए हैं चीजों को खरीदने और बेचने के, जिससे लोगों की जीवन शैली आधुनिक हुई है। लोग अब सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं। अपने राशन के सामान के अंदर हम लोग अब दूसरे देशों के जो बने हुए सामान होते हैं ना, वो अधिक हमें देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ हमारे और क्वेश्चंस होंगे, उनको भी एक एक कर हम लोग आप सभी के समक्ष रखते चलेंगे, है ना। तो हाँ जी, डिस्कस करते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि हमारी जो भारत सरकार है वो विदेशी व्यापार या फिर विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधों को आपको बताना। देखिए, जब हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ था तो भारत सरकार ने यह कह दिया कि भाई हम ना दूसरे देशों को अपने यहां पर नहीं आने देंगे और ना ही हम अपना सामान बाहर बेचेंगे, है ना। अपने आप को सीमित कर लिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि भारत जब आजाद हुआ तो हम गरीब देश थे, और हमारे देश के अंदर सरकार की ये सोच थी कि पहले तो हमें अपने देश के जो स्थानीय उद्योग है ना उनको आगे बढ़ाना होगा। सरकार की ये मंशा थी कि हम अपने देश के अंदर जो हमारे लोकल उद्योग होंगे उनको अधिक बढ़ाएंगे, और इसीलिए भारत क्या कर रहा था दोस्तों, आप देखते हैं कि व्यापार में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा था। भारत ये कहता था कि अगर कोई सामान हमारे यहाँ आएगा भैया, हम तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लेंगे, महंगा करेंगे, और इसी वजह से कोई भी कंपनी भारत में आने को तैयार नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे भारत के अंदर स्थिति सुधरती है और भारत की सरकार को समझ में आता है कि भाई देश का विकास वास्तविकता में तभी होगा जब हम दूसरे देशों की कंपनीज को भारत में आने देंगे, वो यहां पर आए, हमारा सामान वहां पर जाए, इससे दोनों का भला होगा। अगला सवाल है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। देखिए, अगर किसी भी देश के अंदर वहां पर मौजूद मजदूरों से संबंधित जो कानून है, अगर उनको लचीला बनाया जाए, लचीला बनाने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर उनको मजदूरों के अनुरूप बनाया जाए, कि कानून इस तरीके से हो जिससे मजदूरों को अधिक से अधिक काम मिले, है ना। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई कंपनी भारत के अंदर आए, वो 6 महीने तो काम देती है, 6 महीने के लिए उनके पास काम नहीं होता, तो क्या इसको पूरा रोजगार कहा जाएगा? नहीं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि बात की जा रही है कि सरकारें इस प्रकार की कंपनियों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ाएं जो मजदूरों को पूरे तौर पर काम दें, है ना। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कंपनियां अपने मुनाफे के हिसाब से कि जब उन्हें सामान बनवाना है तब तो काम दे दें, उसके बाद फिर मजदूरों को या फिर जो श्रमिक है उनको बाहर निकाल दें। पूरे तौर पर काम मिले, लगातार काम मिले, है ना, ये गारंटी होनी चाहिए। ये पूरी बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि विकसित देश विकासशील देशों से अपने व्यापार और निवेश पर का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? देखिए, अधिकतर बार ये देखा गया है कि जितने भी पावरफुल देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों कि जब वो दूसरे देशों के अंदर बिजनेस करते हैं ना, तो वो कुछ शर्तें रखते हैं। जैसे अगर आप देखें कि जापान की कंपनी हुई, अमेरिका की कंपनी जब भारत में आती है ना, तो वो भारत की सरकार से कहती है कि हमें कुछ छूट दो, हमें कुछ फायदा दो, है ना, तभी हम भारत में फैक्ट्री लगाएंगे। जैसे एप्पल की कंपनी ने जब भारत में अपने कारखाने को लगाया तो भारत की सरकार ने उन्हें छूट दे दी। क्या दे दी? छूट दी। छूट का मतलब क्या है कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हो ना, तो अब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, है ना। अब हम आपको क्या देंगे? उल्टा हम आपको थोड़ा बहुत पैसा देंगे ताकि आप हमारे देश में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर सकें। अब इस प्रकार की मांगे ये विकसित देश करते हैं, है ना। इससे इन कंपनीज को तो फायदा होता है। क्या जो हमारे विकासशील देश हैं, जो कमजोर देश हैं, वो जब इन देशों में जाएं, क्या वो भी इस प्रकार की मांग करनी चाहिए? जी हां, उनको भी करनी चाहिए, है ना, उनको भी करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे आप देखते हैं कि उस देश के जो विकसित देश, जैसे अगर भारत की कोई कंपनी अमेरिका में जा रही है तो अमेरिकी सरकार से वो डिमांड करे कि भाई हम आपके यहां पर आ रहे हैं, हमें थोड़ी छूट दे दो, इससे आपके लोगों को भी तो काम मिलेगा, हमारा सामान अगर बनेगा आपके लोगों का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। हाँ, तो जो हमारे विकसित देश हैं उनको भी ऐसी, आप देखते, हमारे जो विकासशील देश हैं उनको भी ऐसी डिमांड जरूर करनी चाहिए। अगला है कि विकास में ऋण की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, किसी भी देश के अंदर जब विकास की बात की जाती है कि अगर किसी भी देश को अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसमें जरूरी होती है किस चीज की दोस्तों? उसमें जरूरत होती है उद्योगों की। और उद्योग किस तरीके से स्थापित किए जाते हैं कि मान लीजिए कि अगर मुझे फैक्ट्री को लगाना है तो फैक्ट्री को लगाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। भैया जी, मुझे कच्चा माल चाहिए होगा, मुझे सामान चाहिए होगा, उसी के साथ मुझे मजदूरी देने के लिए पैसा चाहिए होगा, उसी के साथ साथ मुझे, आप देखते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए
दुकान की जरूरत होगी या फिर जगह की जरूरत होगी। अब इसके लिए मुझे पैसा कहां से आएगा दोस्तों, मुझे पैसा उधार लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे पैसा आसानी से मिलता है उधार, यानी कि लोन मिल जाता है आसानी से, तो मैं आसानी से अपनी फैक्ट्री को लगा सकता हूं, कच्चा माल खरीद सकता हूं, मजदूरी दे सकता हूं, है ना, और इससे मेरा भी विकास होगा और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रतिकूल, बहुत अच्छा आप देखते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो विकास किसी भी देश के जो ऋण होता है या फिर जो आप देखते हैं कि उधार होता है, वो किसी भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को देता है। ठीक, अगला सवाल है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं होता, ये आपको बताना है। जी हां, अगर हम वैश्वीकरण के संदर्भ में देखें दोस्तों कि हर एक व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें कि दूसरे देशों के जो सामान जब भारत में आ रहे हैं, है ना, तो जो भारत के लोग हैं वो उन देशों के सामानों को खरीद रहे हैं, लेकिन जो खुद भारत की कंपनियां इन सामानों को बना रही हैं, जैसे फोन की बात करें, अब भारत में जब दूसरे देशों के फोन आते गए, एप्पल का आ गया, चाइना के आ गए, तो भारत के लोग उन फोनों को खरीद रहे हैं, लेकिन जो भारत की स्थानीय कंपनियां हैं वो उस कंपटीशन के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। जो छोटे दुकानदार और छोटे उद्योगपति होते हैं वो बाहर के आने वाले बड़े ब्रांडों के सामने अपने सामान को नहीं टिका पाते हैं। बहुत सी जो छोटी कंपनियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं, बहुत से लोग इन बड़ी कंपनी से टक्कर नहीं ले पाते, उनकी नौकरियां खत्म हो जाती हैं। हाँ, ग्राहकों का तो फायदा होता है, लेकिन जो छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन, छोटी कंपनियां होती हैं वो इस वैश्वीकरण की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान में हमें देखने को मिलती हैं। अगला सवाल है कि व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार से हमें सहायता देता है। देखिए, अब जब किसी भी देश के अंदर सरकार उदारीकरण करती है, अर्थात अपनी चीजों में, अपने नियमों में छूट देती है, तो इससे बहुत फायदा हुआ। जब हमारे देश के अंदर सरकार ने 1991 में चीजों को लेकर जो नियम थे उनमें परिवर्तन किया, तो उससे देश के अंदर बहुत आसानी हुई। सरकार ने कहा कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है लगा लो, हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, दुकान खोलनी है खोल लो, कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। और उदारीकरण की वजह से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि लोगों को व्यापार करने में फायदा मिला, दूसरे देशों की जो कंपनियां थी वो भारत में स्थापित होती हैं और उसी के साथ साथ लोगों को फिर रोजगार मिलते हैं, जिससे हमारा देश और समाज और लोगों को बहुत बड़े तौर पर आप लोग देखते हैं कि फायदा होते हुए दिखता है। अगला सवाल है कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बीच में एकीकरण करने की प्रक्रिया है, इसको बताइए कि आज के समय में जो वैश्वीकरण है इसने दुनिया के विश्व बाजार को किस तरीके से जोड़ दिया है। बिल्कुल जोड़ दिया है। आज के समय में आप देखते हैं दोस्तों कि एक देश के अंदर जो बना हुआ सामान है वो एक देश में नहीं बनता। जैसे एक कंपनी है, एप्पल कंपनी अमेरिका की है, लेकिन एप्पल क्या करती है, अपना सामान जो होता है, उसके जो फोन के इंटरनल पार्ट होते हैं वो चाइना में बनवाती है, उनको जुड़वाती है भारत के अंदर, फिर उनको आप देखते हैं पैकिंग कराती है ब्राजील के अंदर, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि एक सामान जो है, एक सामान मोबाइल फोन बनाने के अंदर ही अगर हम लोग देखें कि ये जो कंपनियां हैं इनके आधे सामान चीन में बन रहे हैं, उसके बाद भारत में इनको असेंबल किया जाता है, फिर इनकी पैकेजिंग दूसरे देशों में की जा रही है। तो इससे सीधे तौर पर पता चलता है कि दुनिया वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के बाजार एकीकृत हो गए हैं या फिर हमें जुड़े हुए दिखते हैं। अगला है कि वैश्विक जो हमारा ये ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इसका भविष्य किस तरीके से आने वाले 20 सालों में हमें बताना। देखिए, वैश्वीकरण जो है दोस्तों बड़े स्तर पर साल 1990 में इसकी शुरुआत हुई है और आने वाला 20 साल जो है दोस्तों वो और तेजी के साथ आपको दिखता है कि बेहतर होने वाला है। अब आप देखते हैं दोस्तों कि जो डिलीवरी है ना वो और आधुनिक हो जाएगी। अब के समय में अगर आप लोग देखें, जैसे अगर हमें सामान बेचना होता है दोस्तों तो अब हम डायरेक्टली आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हम चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर जापान से ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्टली वहीं से चीजें हमें डायरेक्टली हमारे घर तक आती हुई दिखेंगी। बहुत सारे नए नए तरीके के एडवांस तरीके हमें आते हुए दिखेंगे और इससे आप लोग देखते हैं दोस्तों कि व्यापारियों का और ग्राहकों का सबका फायदा हमें होता हुआ दिखेगा। अगला सवाल है दोस्तों, है ना, काफी इंटरेस्टिंग हमारा प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपको दो बातें कही गई हैं। कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को नुकसान पहुंचाया है और दूसरा कहा जा रहा है कि इसने भारत के विकास में सहायता दी है। आप दोनों में से किसके साथ दे जाना चाहेंगे। देखिए, अगर हम लोग देखें दोस्तों कि वैश्वीकरण के आने से भारत के का अधिकतर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि विकास हमें देखने को मिला है। अपने माता पिता से पूछिएगा, मम्मी पापा से, है ना, जब वो 1990s में थे, 1990 का जो समय था, उस समय के अंदर सिर्फ एक फोन कॉल मिलाने के लिए 40 से 50 रुपए लग जाया करते थे। कॉल मिलाने के लिए इतना महंगा हो जाता था, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि कॉल मिलाने से संबंधित जो टेलीफोन जो थी ना, आप देखते हैं कि बहुत महंगी चीज हुआ करती थी। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आई, इनके बीच में कंपटीशन हुआ, इन्होंने कॉल को सस्ता करना शुरू किया। इससे लोगों के बीच में आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो समय था ना वो कम हुआ, बातचीत लोग आसानी से कर पाए, संचार का माध्यम तेजी से बदला, है ना। तो इस मोबाइल फोन ने आप लोग देखिए दोस्तों कि हर एक प्रकार से पूरे के पूरे भारत के समाज को बदल दिया। आज के समय में अधिकतर बच्चे जो हमारी ये क्लास कर पा रहे हैं
कि मोबाइल फोन पर ही कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण नहीं हुआ होता तो वर्तमान समय में हमारा ये जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है जो बिल्कुल एडवांस हो गया है, बिल्कुल न्यू हो चुका है कि टीचर दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप अलग अलग राज्यों में बैठे हुए हैं, लेकिन आप तक क्लास पहुंच पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण की ही देन है, जिसने हमारे प्यारे भारत को कहीं ना कहीं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। अगला सवाल है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में मुद्र आगमन देखा गया है। तो विदेश, अगर हम लोग वैश्वीकरण की बात करते हैं पिछले 2 दशक यानी कि पिछले 20 सालों के अंतर्गत हम लोग देखें तो क्या हुआ है दोस्तों कि 2 देशों के बीच में वस्तुओं को सामान का लेन देन हुआ है और लोगों, और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में पैसे का भी लेन देन हो रहा है और जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनका भी हमें लेन देन होते हुए दिख रहा है। अगला सवाल है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा निवेश का सबसे सामान्य माध्यम क्या है। कि जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी दूसरे देश की कंपनी है, वो किसी एक, जैसे आप देखते हैं कि अमेरिका की कोई कंपनी है, अगर आप देखें दोस्तों कि भारत में आना चाहती है, या फिर हम लोग इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसे एक कंपनी थी दोस्तों जिसका नाम था, जो जापान की कंपनी थी जिसका नाम था हीरो। अब ये हीरो कंपनी भारत में आना चाहती थी, गाड़ियां बनाती है ये। अब इसको भारत में आना था तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई हम भारत में आए, भारत में आएंगे तो हमें यहाँ पे पता नहीं कि कैसे मजदूरी मिलते हैं, यहाँ पर कैसे फैक्ट्री के लिए हमें सामान खरीदना होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की एक कंपनी थी जिसका नाम था, आप देखते हैं दोस्तों, ओहो गलती बता दी मैंने आपको, माफ कीजिएगा, मैंने आपको थोड़ा गलत बताया, उसके लिए माफी। दोस्तों जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है होंडा, है ना, होंडा। और भैया हमारे प्यारे भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो। अब ये जो होंडा कंपनी थी ये भारत में आना चाह रही थी, अपना बिजनेस लगाना चाह रही थी, लेकिन होंडा कंपनी को पता नहीं कि भारत में फैक्ट्रियां खरीदनी पड़ेंगी, जमीन देनी पड़ेगी और मजदूरों को ढूंढना पड़ेगा। इनके पास इतना पैसा तो था, लेकिन थोड़ा ये डिफिकल्ट काम है किसी नए देश में जाके सभी चीज को स्थापित करना। तो आप देखते हैं कि इस जापानी कंपनी ने भारत की जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी ना हीरो, उनसे संपर्क किया और फिर ये दोनों एक हो गए और फिर कंपनी बनी हीरो होंडा, जो काफी लंबे समय तक आप देखते हैं दोस्तों की चलती है कि जब कोई बड़ी विदेशी कंपनी किसी देश के अंदर अपने बिजनेस को स्थापित करती है तो जो वहां की स्थानीय कंपनी होती है ना, लोकल कंपनी होती है, उसको अपना पार्टनर बना लेती है। तो बहुत समय तक आप देखते हैं, लगभग 2012-13 तक हीरो होंडा साथ ही काम करते थे, बाद में ये विखंडित हो गए, है ना। तो अधिकतर एमएनसी कंपनीज किसी स्थानीय कंपनी को अपना साझेदार बनाकर उस देश के अंदर अपने काम को बढ़ाती हैं। और यहां तक दोस्तों हमने आप सभी के साथ ये जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको किया। आज की क्लास के जो आपके प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे, जरूर कीजिएगा अपने होमवर्क के क्वेश्चंस को। आप सभी का करते हैं शुक्रिया। एक काफी इंटरेस्टिंग हमारा अध्याय था वैश्वीकरण वाला, इसको हमने समझा, जाना पड़ा। आप लोगों से लेते हैं विदा, मुलाकात करेंगे अपने नए अध्याय के अंदर और फिर उस चैप्टर की पूरी कहानी को रखेंगे आपके सामने। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।